दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल थी काला पानी। अपने देश के फ्रीडम फाइटरों को देश से दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ये जेल भारत से 1300 किलोमीटर दूर यानी बे ऑफ बंगाल में बनाई थी। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, जो कि 2 पार्ट में था। और सिर्फ ये 2 पार्ट नहीं बल्कि एक आइलैंड के भी कई पार्ट किए गए, जैसे अंडमान आइलैंड का नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और इस वाली वीडियो में हम काला पानी जेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और वहाँ कैदियों पर कौन कौन से अत्याचार किए जाते थे उसके बारे में बात करेंगे। और उसके जानने के बाद आप भी सोचोगे कि ये सबसे बदतर जेल है ये। अगर इस दुनिया में नर्क से बदतर कोई जगह है तो वो है काला पानी। और वीर सावरकर को भी यही सब झेलना पड़ा जैसे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को झेलना पड़ा था। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी ही क्यों पड़ा। देखो, हिंदू धर्म में एक ब्रीफ था कि जो इंसान समुद्र पार कर लेता था वो अशुद्ध हो जाता था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले के ज़माने में ये परंपरा था कि जो लोग गंगा नदी के पास रहते हैं वो लोग ज़्यादा शुद्ध होते हैं और जैसे जैसे गंगा नदी से दूर जाते हैं वो लोग अशुद्ध होते जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि महात्मा गांधी जी जब अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे थे तब उनके गांव वालों ने भी उन्हें गांव से का सदस्य नहीं माना था। और ये परंपरा पहले भी थी और अभी भी तिरुपति टेम्पल में ये परंपरा है कि अगर वहाँ का कोई पंडित समुद्र पार कर लेता है तो उसे गर्भगृह यानी जहाँ भगवान की मूर्ति होती है वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि सिर्फ गोली मारने से इनकी एकता ख़त्म नहीं होगी, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। इसलिए उन्होंने काला पानी जेल बनाई। और ये जेल थी, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि अंडमान आइलैंड के कई हिस्से किए गए थे जिसमें से एक था साउथ अंडमान और इसी की कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर और यहीं पे थी काला पानी जेल। और जेल बनने में कम से कम 10 साल लगा था और 5,17,000 रुपये का खर्चा आया था। अब अंग्रेज़ लोग तो जेल बनाएंगे नहीं तो इन्होंने भारत के सभी जेलों से कैदी मंगवाए और उनसे जेल बनाई। जेल बनने से पहले वहाँ के ऑफिसरों के लिए एक कमरा बनवाया गया कई सारे। उसके बाद ये सारा जेल बनने का जितना सामान था ये आ रहा था बर्मा यानी म्यांमार। और इस जेल को बनने के लिए 20,000 क्यूबिक फीट लोकल पत्थर लगे और 30 लाख ईंटें लगे। और ये जो ईंटें थे ये भी कैदियों से ही बनवाए गए थे। इस जेल का सबसे खतरनाक चीज़ थी इसका डिज़ाइन। और इसका आइडिया आया था एक मैथोलॉजिकल ग्रीक से कैरेक्टर से जिसका नाम था एर्गस फेनोफ्लेस, जो कि एक जाइंट कैरेक्टर था जिसके पूरे शरीर में आंखें थी जो कि सारी दिशाओं में देख सकता था। और इस जेल के बनने का काम शुरू हुआ था 1896। एर्गस फेनोफ्लेस के डिज़ाइन को देखते हुए 18वीं सेंचुरी में जर्मे बैंथरम नाम का एक इंसान ने इस जेल का डिज़ाइन सोचा था और इस जेल का नाम दिया पेनोप्टिकन। पेनोप्टिकन का मतलब ये होता है कि बीच में एक गार्ड हो और बाकी सारे उसके सेल्स हो, जैसे एक बाईसाइकिल का पहिया या एक स्टार। इससे ये होता था कि गार्ड बीच में रहता था और गार्ड कैदियों को देख सकते थे लेकिन कैदी गार्ड को नहीं देख सकते थे। इसलिए कैदियों को हमेशा लगता था कि गार्ड वहाँ पे हमें देख रहा है भले वो ना देख रहा हो। और इस जेल के पास में है ये एक हॉस्पिटल और बगल में है ये ऑफिस जिसमें ब्रिटिशर्स काम करते थे। और फिर इधर है ये फांसी घर जिसमें 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। और बगल में है किचन, हिंदू का अलग और मुस्लिम का अलग। उसके बाद जेल से 4 फीट दूर एक बरामदा है, उसके अंदर जेल का साइज़ था 13.5 फीट बाय 7 फीट। इनका मेन एम ये था कि कैदी ज़्यादा हो और सिपाही कम हो। और इस जेल के डिज़ाइन में कुल 7 विंग थे जिनके अंदर सेल्स थे और उस जेल में टोटल 698 सेल्स थे। और इस जेल को सेलुलर जेल भी कहा जाता है। सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ब्रिटिशर्स से दिया था लेकिन इंडियन ने इसका नाम काला पानी रखा। और एक कमाल की बात बताऊं कि इसी जेल के अंदर वीर सावरकर भी थे और उनके भाई गणेश सावरकर भी थे और दोनों लोग 9 महीने तक नहीं मिल पाए थे क्योंकि इस जेल का डिज़ाइन ही ऐसा था। और इस जेल के अंदर वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक खिड़की थी और 10 फीट ऊंचाई पे थी। और इस जेल इतनी छोटी जेल बनाने का मेन एम ये था कि कैदियों को मेंटली तोड़ना। और इस जेल के अंदर एक और ख़ासियत थी कि इस जेल का जो लॉक था वो कुछ इस तरह का था जिससे इसमें ताले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हम बात करेंगे कि काला पानी में एक दिन कैदियों के लिए कैसे होता था।
देखिए, अगर मान लीजिए आपको काला पानी की सज़ा हो गई, तो आपको सबसे पहले आपके हाथों में हथकड़ियाँ बांध के एक शिप पे लादा जाएगा। उसके बाद कोलकाता या चेन्नई जैसे पोर्ट से आपको अंडमान आइलैंड ले जाया जाएगा, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। और वहाँ पहुँचते ही आपको सिर्फ एक पतला सा कपड़ा दिया जाएगा अपने आप को ढकने के लिए, और आपके ऊपर एक ID टैग चिपका दिया जाएगा, जिससे पता रहेगा कि आप कौन से कैदी हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने 2 टाइप के कैदी रखे थे, एक डी और एक पीआई। डी मतलब डेंजरस और दूसरा पीआई यानी परमानेंट इनकार्सेरेटेड। और इसी लिस्ट में भी नाम था वीर सावरकर जी का भी, क्योंकि 1909 में वीर सावरकर लंदन के इंडिया हाउस के लीडर थे, और ब्रिटिशर्स ने सावरकर जी पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें 13 मार्च 1910 में गिरफ्तार कर लिया था। और इन्हें डेंजरस कैदियों में इसलिए रखा जाता था क्योंकि एक बार जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब इन्होंने वॉशरूम का बहाना बनाकर एक छोटी सी खिड़की से भागकर फ्रांस पहुंच गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ तो लिया था, इसलिए इन्हें डेंजरस कैदियों में रखा जाता था। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, इनका सेल भी बाकी सेलों से अलग था, मतलब कि लोहे का गेट और उसके अंदर एक और लोहे का गेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं वीर सावरकर उनके हाथ से फिर ना निकल जाए। और परमानेंट इनकार्सिडेंट का मतलब ये होता है वो कैदी जिसे कभी भी छोड़ा ना जाए, वो ज़िंदगी भर के लिए उसी जेल में रहे, जिसमें एक नाम था बरेंद्र कुमार घोष। बरेंद्र कुमार घोष अलीपुर बॉम्ब केस के मास्टरमाइंड थे, और उन्होंने एक बार ब्रिटिश चर्च को मारने की कोशिश भी की थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें परमानेंट इनकार्सिडेंट में रखा था। और एक और बात मैं बता दूँ कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते थे वो तो अंग्रेज़ी होते थे, लेकिन जो वहाँ सिपाही होते थे वो प्रिजनर्स ही होते थे। और लेकिन वो प्रिजनर्स वो होते थे जो थोड़े चापलूस होते थे, और ये हिंदू नहीं होते थे, मुस्लिम होते थे। और ज़्यादातर वही लोग होते थे जो बलूच और पठान मुस्लिम होते थे, क्योंकि अगर हिंदू सिपाही होगा तो वो हिंदुओं से सॉफ्ट बात करेगा, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कैदी को रखा। और इन्हें जमादार भी कहा जाता था। इनफैक्ट सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखकर बताया था कि उनके टाइम पे वहाँ का जमादार था डेविड, और वो कहता था कि दुनिया में सिर्फ एक भगवान है जो कि ऊपर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 भगवान, एक ऊपर और एक नीचे, यानी मैं। और एक और बात, जब लोग नहाते थे तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा दिया जाता था और सबके सामने नहाना पड़ता था, और वो भी समुद्र के खारे पानी से। और कैसे रगड़ना है, कैसे नहाना है, वो भी जमादार ही तुम्हें बताएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कितना पानी यूज़ करना है, 3 लोटा पानी सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, उसके आगे अगर यूज़ किया तो कोड़े पड़ेंगे। और जेल में आपको 3 तरह की हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती है। पहली चेयर फेटर, दूसरी बार फेटर, और तीसरी क्रॉस बार फेटर। ये और आपको सीधा ला के जेल में पटक दिया जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब काम अगले दिन से शुरू होगा। अगले दिन आपको ठीक सुबह 6 बजे बाहर ले आया जाएगा, और काला पानी जेल में हर दिन ट्रक भर के नारियल आते थे। और काम करने वालों को 4 ग्रुपों में बांटा जाता है, जिसमें पहले ग्रुप का काम होता था नारियल छीलना। अब सब लोग सोचोगे कि अरे नारियल छीलना बहुत आसान है, हम लोग तो छील देंगे, लेकिन उसे हाथों से छीलना होता है। और वीर सावरकर ने अपनी किताब मेरा जीवन कारावास में लिखकर बताया है कि कई बार उनको नारियल छीलते छीलते उनके हाथ से खून आ जाता था। और दूसरे ग्रुप का काम होता था नारियल को फोड़ना, और एक झटके में उन्हें फोड़ना होता था, और फोड़ के उसे तीसरे ग्रुप को पास करना होता था, और तीसरा ग्रुप उसका पानी निकालता था। और चौथे ग्रुप का काम होता था कोकोनट को शेल से अलग करना। और उन्होंने ये भी बताया था कि पठान जेलर्स हिंदू कैदियों को मारते थे, और उन्हें कोई भी इल्ज़ाम लगा देते थे, जैसे इसने नारियल चुराया है या इसने कुछ किया है, और इसे ऐसे कह के बुलाते थे साला काफिर है। और उसके बाद उस नारियल के छिलके को भी यूज़ किया जाता था। पहले उस नारियल के छिलके को सुखाया जाता था, फिर उसे कूट के उसमें से फाइबर निकाला जाता था। और उसके बाद भी अगर किसी कैदी ने आपस में किसी दूसरे से बात की तो उसे भी कोड़े पड़ते थे। और अभी तो इससे ख़तरनाक काम है गोली चलाना। मतलब अगर आप लोगों ने गांव में देखा होगा तो तेल बैल निकालते हैं, और लेकिन यहाँ पे बैल नहीं बल्कि इंसान निकालते थे। उन्हें 30 पौंड तेल निकालना था, मतलब कि 14 लीटर तेल दिन का निकालना था। और वीर सावरकर ने बताया था कि उन्होंने कई कैदियों को देखा था जिनके हाथ छिल जाते थे, पैर से खून बहने लगता था, लेकिन कोल्हू चलाना था। कोल्हू का मतलब होता है एक भारी लोहे का जिसमें से तेल निकलता है।
और वैसे तो काला पानी जेल का एक रूल है कि कैदी 10 से 12 लंच करेगा, उसके बाद 12 से 5 काम करेगा, लेकिन कोल्हू चलाने में कुछ भी मायने नहीं रखा गया। और कई लोग तो रोटी का एक टुकड़ा हाथ में पकड़ते थे और कोल्हू चलाते रहते थे। और ये अगर आपने शाम तक 14 लीटर तेल नहीं निकाला तो आपको रात भर काम करना पड़ेगा जब तक आपका कोटा पूरा ना हो जाए। वहाँ पर सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ मायने नहीं रखता, बस आपको कोल्हू चलाते रहना होगा जब तक आपका कोटा पूरा ना हो जाए। और एक और बात, एक बार वीर सावरकर ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि एक पेशेंट को माइग्रेन की बीमारी थी और लेकिन फिर भी उससे कोल्हू चलवाया गया। वो एक बार अपना सर दीवार से लड़ाता, फिर कोल्हू चलाता, फिर लड़ाता, फिर कोल्हू चलाता। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज़ ने कहा नहीं, इसे काम करने दो। और वहाँ पे जो खाना मिलता था वो भी जंगलों से आता था और जिसमें केचुए और सांप रहते थे। और एक बार वीर सावरकर ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था, तो डेविड ने कहा कि चुप्पे चाप ये खाना खा लो, इसको खाने से कोई नहीं मरा, तुम भी नहीं मरोगे। उसके बाद उन्होंने शांति से खाना खा लिया, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। अगर पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया तो ऐसी मार पड़ेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और उसके बाद उन्हें केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में बनाई गई हुई दलिया दी जाती थी और कैदियों को हफ्ते में 2 दिन दूध दही दिया जाता था, लेकिन वो भी वहाँ के जमादार लोग ही खा लेते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार वीर सावरकर ने और सारे कैदियों ने एक प्रोटेस्ट किया जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल रखी। और ये सिर्फ 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 45 दिनों तक चला। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे लोगों की जान जाने लगी। उन्होंने कैदियों के दोनों पैरों को पकड़ लिया और उनके नाक में एक ऐसी फूड पाइप डाली जिससे खाना और अंडा वंडा लिक्विड फॉर्म में जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो उनके लंग्स में चला जाता था जिससे उनकी मौत हो जाती थी। कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी मौत सिर्फ इसी वजह से हुई थी। और इस जेल की वॉल बड़ी छोटी होती है, क्यों आइए समझते हैं। क्योंकि इस जेल के साइड में है समुंदर और अगर इंसान भागेगा भी तो समुंदर में जाएगा नहीं। और बगल में घना जंगल जहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते थे और वो लोग आउटर साइड लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, वो दूर से मार देते थे। और एक और इसमें परमिशन थी कि एक कैदी साल भर में सिर्फ 1 लेटर लिख सकता था अपने घर को, और वो भी बंद नहीं बल्कि खुला। ब्रिटिशर्स पहले उस लेटर को पढ़ेंगे और अगर उन्हें लगेगा वो लेटर ठीक था तभी वो लेटर उसे भेजेंगे। और अगर किसी कैदी की वहाँ मौत हो जाती है तो उसे एक बोरे में डाल के पानी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद टाइम आया 1942 यानी वर्ल्ड वॉर 2। देखो, ब्रिटिशर्स ने तो सिर्फ आम इंसान को, इन आदमियों को ही पकड़ा था, लेकिन जापानीज़ लोगों ने अंडमान पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने फिर महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार किए थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी जब वहाँ पे टूर पे गए थे उस चीज़ को देखने, काला पानी जेल को, तब जापानीज़ लोगों ने उन्हें सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो एकदम साफ था, बल्कि वो जगह नहीं दिखाई जहाँ पे कैदी बंद थे। और उसके बाद ये जो विंग थी, ये 7 विंग्स थी जेल के अंदर, लेकिन इसमें से 2 तो अर्थक्वेक से टूट गई और 2 जापानीज़ आर्मी ने तोड़ दी। तो बची ये सिर्फ और सिर्फ 3 विंग्स, 1st, 6th और 7th विंग। और अब इस जेल को सिर्फ और सिर्फ एक म्यूज़ियम के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसकी फ़ोटो गूगल और कई साइट्स पे होगी, आप जाके देख सकते हो इसकी फ़ोटो। ये अब एक म्यूज़ियम बन के रह गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।